नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और सिर्फ दिखाते ही नहीं बल्कि उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का पूरा गणित समझ सकें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहले शॉर्ट में एक खबर आपको बताते हैं और फिर विस्तार में आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले जो खबर हम आपको समझाएंगे वो होगी तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी पर सवाल को समझिए। इसके साथ ही दूसरी खबर होगी निशांत के राजनीति में आने की चर्चा क्यों हो रही है, ये आपको बताएंगे। तीसरी खबर सीएम नीतीश के नाम कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यह भी आपको समझाएंगे और समझिए इंडिगो की उड़ानें क्यों रद्द हुई हैं। तो ये 4 बड़ी खबर हम आपको समझाएंगे और शुरुआत सबसे पहले बिहार विधानसभा के शीत सत्र के कार्यवाही से तेजस्वी यादव के गैर हाजिर रहने पर एनडीए के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इन्हें पद छोड़कर किसी और को मौका देना चाहिए। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर खबर समझाएंगे। शुक्रवार को 18वीं विधानसभा के 5 दिवसीय पहले सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस 5 दिन के छोटे से सत्र में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ 2 ही दिन मौजूद रहे और 3 दिन गैर हाजिर। और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं वो सदन से गायब थे। यही वजह है कि शीत सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। कुछ नहीं, न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं। सदन में तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खूब सवाल उठाए। पूछा, क्या राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं तेजस्वी यादव? लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है, तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए का कोई नेता सदन की कार्यवाही से तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी को चुनाव में हार की हताशा से जोड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। तो कोई तेजस्वी यादव को सलाह देने लगा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर किसी और को मौका देना चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। वहीं आरजेडी के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी ने कोई नियम कानून नहीं तोड़े हैं, जरूरी काम से गए हैं। बाकी महागठबंधन के सारे विधायक सत्ता पक्ष से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। सभी विधायक पूरी तरह तैनात हैं। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र महज 5 दिन का रहा और इतने छोटे सत्र में भी ज्यादातर दिनों तक नेता प्रतिपक्ष गैर हाजिर रहे, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में वार पलटवार तेज है। वैसे खबर है कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश घूमने गए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, सदन से तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी पर आखिर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है आज समाप्त हुआ है। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये छोटा सत्र आयोजित किया गया था। आज 5 दिसंबर को ये खत्म हो गया। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र बहुत ही छोटा रहा और 5 दिन इस सत्र के दरमियान कार्यवाही चली है। और अब इस 5 दिन के सत्र में तेजस्वी यादव किस दिन उपस्थित और किस दिन अनुपस्थित रहे, आप वो भी समझ लीजिए। सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव उपस्थित थे और वहां पे कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा लिया और दूसरे दिन भी विधानसभा की कार्यवाही में वो मौजूद रहे। लेकिन सत्र के दूसरे दिन भी उनकी मौजूदगी थी। शीत सत्र के तीसरे दिन तेजस्वी यादव सदन नहीं पहुंचे और चौथे दिन भी तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे।
जिस पर फिर विरोधियों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया और सत्र के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे। यानी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का रहा और इसमें भी तेजस्वी यादव सिर्फ 2 दिन ही सदन में उपस्थित रहे, जबकि आखिरी 3 दिन तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे। ऐसे में जानना जरूरी है कि एनडीए नेता क्या कह रहे हैं, तो आप इसे समझिए। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव अपनी भूमिका को ही ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं तेजस्वी यादव, ये आरोप लगा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से। परिवार संग यूरोप घूमने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यूरोप सैर सपाटा करने के लिए गए हुए हैं। अब सवाल है कि तेजस्वी की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष आखिर इतना हमलावर क्यों है, या यूं कहें कि इतना सवाल क्यों उठा रहा है। तो इस सवाल को समझने के लिए बिहार विधानसभा से जुड़ी जानकारी जाननी होगी। जानकारी ये कि मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता सदन होता है, यानी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार नेता सदन है, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसका ऐलान बुधवार को किया गया था। तो इसके लिए नेता प्रतिपक्ष के पद को समझना भी जरूरी है। ऐसे में देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। नेता सदन के बाद जो बड़ी भूमिका होती है सदन के अंदर, वो नेता प्रतिपक्ष की ही होती है। और नेता प्रतिपक्ष सरकार से सवाल करता है, यानी कि जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सदन में उठाता है और सरकार से टोका टाकी करता है। लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान तेजस्वी यादव सदन से अनुपस्थित हो गए। ऐसे में विरोधी उन पर सवाल उठा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कब ये तय करते हैं और कब पार्टी ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। अब इसके बाद से एक बार फिर कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। क्या राजनीति में आएंगे निशांत? बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल एक बार फिर हिलोरे मारने लगा है। कयासबाजी तब तेज हुई जब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। संजय झा ने कहा, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कब यह तय करते हैं और कब ये पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर यह बयान निशांत की मौजूदगी में दिया। वैसे निशांत पहले की तरह इस सवाल का जवाब बिना दिए आगे बढ़ गए। लेकिन संजय झा के बयान के बाद कयासबाजी तेज हो गई कि क्या राजनीति में आएंगे निशांत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बेहद शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत न तो सक्रिय राजनीति में हैं और न ही वे राजनीतिक मंचों पर ही कभी दिखे हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आ जाती हैं। वैसे राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत कुमार ने पिछले 1-1.5 साल में राजनीति के मुद्दे पर कई बयान जरूर दिए। अपने पिता के काम की तारीफ की, चुनाव से पहले पिता के लिए लोगों से समर्थन की अपील की और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जनता का आभार भी जताया है। ऐसे में संजय झा के बयान के बाद ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई राजनीति में आएंगे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, क्या निशांत राजनीति में आएंगे? ये सवाल बिहार में अभी बना हुआ है। ये समझने के लिए निशांत के राजनीति में आने की चर्चा क्यों हो रही है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, संजय झा जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। संजय झा ने निशांत कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि पार्टी के सभी लोग ये चाहते हैं कि निशांत
पार्टी ज्वाइन करें। अब पार्टी में आने पर फैसला निशांत को ही लेना है। निशांत पर संजय झा के बयान के मायने अब आप समझिए। देखिए, निशांत के लिए जेडीयू तैयार है और निशांत जब चाहे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यह समझना जरूरी है कि बार बार निशांत के राजनीति में आने की इतनी चर्चा क्यों चलने लगती है। तो इसको समझने के लिए आपको 1990 से लेकर अब तक की बिहार की जो राजनीति रही है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल 1990 के बाद बिहार की राजनीति तीन चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान। लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा या है, वो तय है। लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं और आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव अभी फिलहाल आरजेडी को लीड भी कर रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी उनके बेटे चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान बखूबी अपने पापा के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। केंद्र सरकार में अभी मंत्री हैं, लेकिन बिहार के सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये अब तक तय नहीं है और ना ही नीतीश कुमार ने किसी भी नाम की घोषणा अभी की है। अब जेडीयू के नेता और शुभचिंतक भी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। निशांत के आने से जेडीयू और मजबूत होगा और पार्टी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। अब सवाल है कि निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे में निशांत की राजनीति में आने में रुकावट क्या है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। परिवारवाद पर आरजेडी को वो घेरते रहे हैं। दूसरी ओर खुद निशांत कुमार ने भी अब तक राजनीति में आने पर कभी हामी नहीं भरी है। तो ऐसे में अभी निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर है कि संजय झा के इस बयान से कयासबाजी फिर से शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार की शख्सियत अब दुनिया में फैल रही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई पत्र भेजा है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे लोकतंत्र के इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि बताया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। सीएम नीतीश ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश को बधाई दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश देश के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिखा, ये देश के लिए गौरव की बात है कि 1947 से लेकर 2025 तक नीतीश भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार सीएम पद की शपथ ली। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सीएम नीतीश को बधाई मिलने पर एनडीए में हर्ष का माहौल है। आइए अब आपको बताते हैं कि नीतीश ने कब कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022, 28 जनवरी 2024 और 20 नवंबर 2025। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इसे सीएम नीतीश की असाधारण उपलब्धि बताया। संस्था जल्द ही सीएम नीतीश कुमार को औपचारिक प्रमाण पत्र भी देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बधाई दी है। संस्था ने आधिकारिक पत्र भेजकर नीतीश कुमार को बधाई दी है। अब आप खबर तो समझिए। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई क्यों दी? तो देखिए, 1947 से लेकर 2025 के बीच एकमात्र नेता हैं नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10 बार किसी राज्य का नेतृत्व संभालना लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद ही दुर्लभ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने क्या कहा, अब आपको ये भी बताते हैं।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से कहा गया। इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा और लगातार जनता का समर्थन एक बड़ी बात है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनूठी और ऐतिहासिक उपलब्धि, नीतीश कुमार के नेतृत्व में समर्पण और स्वीकार्यता का प्रमाण, व्यक्तिगत सफलता के साथ देश के लिए भी एक सम्मान का क्षण है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अब आप समझिए। देखिए, लंदन की एक अग्रणी वैश्विक संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। असाधारण विश्व रिकॉर्ड को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस किस को अब तक सम्मान मिला है, अगर हम इसकी बात करें, प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर उल्लेखनीय उपाधि और ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत ये संस्था जो है वो देती है। वैसे लोगों को जो असाधारण काम करते हैं उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है और उसमें अब सीएम नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान करीब 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच 3 बार मुलाकात हुई। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत दौरे पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बारी आई हैदराबाद हाउस की, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी हुए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। मोदी ने कहा, दुनिया ये ना समझे हमारा कोई पक्ष नहीं, हमारा भी एक पक्ष है और वो है शांति का पक्ष। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया। भारत रूस के साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ी ताकत है और आतंकवाद मानवता मूल्यों पर प्रहार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। जब पूरी दुनिया की नजरें पुतिन के भारत दौरे पर हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को वो संदेश दिया जो नए हिंदुस्तान की ताकत का आईना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। 30 घंटे के भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और 2021 के बाद भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुतिन पहुंचे हैं। और ऐसे में अब आपको खबर इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि ये मुलाकात कुछ अहम मुलाकात है। पुतिन का भारत दौरा कितना अहम है इसे आप समझिए। 16 समझौते और 5 घोषणाएं इसमें की गई हैं। भारत रूस के बीच अहम समझौता क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी समझौता हुआ है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुए हैं। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है। फर्टिलाइजर पर भी एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ है। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें क्या रही, अब आपको ये भी बताते हैं। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग, रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए, यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम कर रहे रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा। साझा बयान में राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बातें क्या रही वो भी आप जान लीजिए। फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखेंगे। भारत रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है। $60 अरब का व्यापार $100 अरब करने का लक्ष्य है।
रूस भारत मिलकर सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। तो ये बड़ी बातें दोनों ही देशों के बड़े नेताओं की रही है, जो साझा घोषणा हुई है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। दिल्ली, पटना समेत देश भर के कई शहरों से इंडिगो की उड़ान सेवा बाधित होने और दर्जनों फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर पैसेंजर ने हंगामा भी किया है और सरकार से दखल की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार चौथे दिन कैंसिल की गई। ये सिलसिला मंगलवार से ही जारी है। शुक्रवार को इंडिगो ने देश के अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा की। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। फ्लाइट में देरी और रद्द होने के चलते यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। परेशानी अलग, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यात्रियों को बेहद परेशानियों से गुजरना पड़ा। फ्लाइट 2:55 की थी, मुंबई टू कोएट, और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जबकि मैं सुबह चला 8 बजे देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम, और आधे रास्ते पे आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री परेशान हैं, एयरपोर्ट पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बिना खाना पीना के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री बेहद गुस्से में हैं। हैदराबाद कंप्लीट है, वो कैंसिल है। पहले स्पाइस जेट मेरा 3:15 बजे था, आज वो भी कैंसिल है। अभी यहाँ आने के बाद हैदराबाद वाला भी कैंसिल है। अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर से है एयरपोर्ट। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट्स रद्द कर चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत फ्लाइट को इंस्पेक्टर्स यानी प्रशिक्षित पायलट ही उड़ाएंगे। इस फरमान से सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।